Hello everyone, welcome to Easy Solution. Let me introduce myself. This is your educator Pooja, faculty of Maths and Science. Guys, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो रेलवे के एग्जाम में रिपीटेडली हुए हैं, बार बार वो एग्जाम में आए हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो गाइज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रेलवेज ने अपनी एग्जाम डेट अनाउंस कर दी है। मोस्ट प्रोबेबली जो रेलवे के एग्जाम है वो दिसंबर एंड तक शुरू होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट देर इज अ प्रोबेबिलिटी। तो हम अभी इतना टाइम है नहीं कि पूरा का पूरा कोर्स आप बिल्कुल बेसिक से करने बैठो अभी। तो अभी आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? तो गाइस इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारी बॉडी में सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। तो हमारे जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन का सोर्स होता है वो क्या होता है? वाटर। वाटर से क्या होती है गाइस? ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एमआरआई मशीन। एमआरआई मशीन के अंदर कौन सी वेव यूज की जाती है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों, इसका राइट आंसर आएगा मैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव, जैसा कि आप एमआरआई देख रहे हो, एमआरआई के अंदर जो एम है वो मैग्नेट के लिए ही स्टैंड कर रहा है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक वेव। एम किसके लिए स्टैंड कर रहा है? एम यहाँ पे मैग्नेट के लिए ही स्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से ग्रेटर कौन से एलिमेंट का इसके अंदर नंबर है? तो आपको इन सबके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए गाइस। मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर पीरियोडिक टेबल पढ़ाई है, बहुत डिटेल के अंदर मैंने आप सबको पीरियोडिक टेबल कराई है, तो अगर आप चाहते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। तो अब देखना है हमें कि इससे ग्रेटर किसका होगा। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका राइट आंसर आएगा क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर फास्फोरस के एटॉमिक नंबर से ग्रेटर होगा। द नेक्स्ट इज हाउ इज एटॉमिक नंबर डेटरमाइंड। एटॉमिक नंबर किस तरीके से डेटरमाइन किए जाते हैं? गाइस जैसा कि मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर बता चुकी हूँ पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेसिस पे बनाई गई है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। उसके अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चेंज किए गए हैं। तो इसके अंदर हमें बताना है कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो किस तरीके से डेटरमाइन किए जाते हैं, कि क्या क्या चीजें होती है जो हमारे एटॉमिक नंबर को बताती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप लोगों को इतना पता होना चाहिए गाइस कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। वहीं इसके अंदर प्रोटॉन भी 11 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी 11 हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इसका चार्ज कितना आ जाएगा? इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Na पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे गाइस? इसके पास अभी बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कभी भी स्टेबल नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर हम नहीं बता सकते। एटॉमिक नंबर होंगे वो होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का। तो एटॉमिक नंबर हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं? प्रोटॉन नंबर के अकॉर्डिंग हम उसका एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करते हैं, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज कांस्टेंट। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज चेंज होंगे, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रस्टिंग ऑफ आयरन, कि जब हमारे आयरन्स पे रस्ट हो जाती है ना तो उससे क्या होता है? उसका वेट डिक्रीज होगा, इंक्रीज रहेगा, सेम रहेगा, या फिर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जैसा कि आपको पता चल ही रहा होगा कि जब हमारे किसी भी लोहे पे जंग लग जाती है तो उसका वजन क्या हो जाता है? भारी हो जाता है ना, उसका वेट क्या करता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि उसके ऊपर रस्ट लग चुकी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। हाईएस्ट रेजिस्टिविटी किसकी होगी? गाइज मैं आपको इससे पहले थोड़ा रेजिस्टिविटी के बारे में बता देती हूँ कि रेजिस्टिविटी एक्चुअल में होती क्या है। रेजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोला जाता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या फिर रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये एक पावर होती है जो क्या करती है? करंट को फ्लो होने से
रोकती है। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर्स के वायर यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। जैसा कि मैं आपको पहले मेरी पीरियोडिक टेबल की जब मैंने क्लास करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट रेजिस्टिविटी या फिर हाईएस्ट कंडक्टिविटी वो किस बेस पे होगी कि उसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। और करंट कब फ्लो होगा? जब उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहीं अगर हम कॉपर, मर्क्यूरी या मैग्नीज की बात करें तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम नाइक्रोम की बात करें तो नाइक्रोम में क्या होगा गाइज? नाइक्रोम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं करेगी। इसीलिए जब हम रूम हीटर की बात करते हैं तो वहाँ पे किसकी वायर यूज की जाती है? नाइक्रोम की वायर यूज की जाती है, क्योंकि नाइक्रोम में क्या होता है, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो पाता। बल्कि जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे कि एक वायर है और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को रोक दिया जाए, इनको यहीं पे बांध दिया जाए, इनकी मूवमेंट्स को यहीं पे रोक दिया जाए, जैसे कि अगर रेजिस्टिविटी हाई है तो इलेक्ट्रॉन्स तो आगे मूव कर नहीं पाएंगे, तो ये यहीं पर रहकर क्या करेंगे? बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है नाइक्रोम, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर। सो दैट नाइक्रोम हैज हाईएस्ट रेजिस्टिविटी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि नाइक्रोम के पास सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता क्षमता होगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देगा। लेकिन वहीं अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हीट का बेस्ट कंडक्टर क्या होगा, तो हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर जो होगा वो नाइक्रोम ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट रेजिस्टिविटी? किसके पास लोवेस्ट रेजिस्टिविटी होगी? तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉपर, जिनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास क्या होगी? कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होगी। तो अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में से सबसे ज्यादा करंट पास होने की पावर होती है। ठीक है, सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है और उसकी रेजिस्टिविटी काफी लो होती है। बट ऑल्दो हम सिल्वर के वायर्स यूज नहीं करते, जो वायर्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किए जाते हैं वो कॉपर के वायर्स यूज किए जाते हैं। वाई? वो इसलिए क्योंकि सिल्वर के वायर्स बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। वैसे तो गोल्ड भी इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है, बट गोल्ड, सिल्वर, इनकी वायर्स हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी और इनके चोरी होने का डर भी बहुत ज्यादा बना रहता है। इसीलिए किसकी वायर्स यूज की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कॉपर्स की वायर यूज की जाती है। अगर हमसे पूछा जाए कि लोवेस्ट रेजिस्टिविटी या फिर हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होगी, तो उसका आंसर आएगा आपका सिल्वर। नेक्स्ट इज द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक और नाम बोलते हैं, दैट इज वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? वोल्टेज होता है। हमारे घरों में जो वोल्टामीटर लगाए जाते हैं वो क्या करते हैं? वो पोटेंशियल डिफरेंस को या फिर वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क डन किया गया, उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसी के अंदर मैं आपको एमीटर और गैल्वेनोमीटर के बारे में बताऊं तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं? ये दोनों ही करंट को डिटेक्ट करने के लिए डिवाइस है। एमीटर क्या करता है? एमीटर हाई पावर के करंट को क्या करता है? डिटेक्ट करता है, जबकि गैल्वेनोमीटर छोटी टर्म के करंट को डिटेक्ट करता है। दोनों इसीलिए यूज किए जाते हैं कि इनसे सिर्फ करंट को डिटेक्ट किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? एक कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं किसके अंदर? एक कूलम चार्ज के अंदर। कूलम किसकी यूनिट है? कूलम है चार्ज की यूनिट। गॉट इट गाइस? तो 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अगला है विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर करंट? करंट को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज किया जाता है? यानी कि करंट की बेसिकली यूनिट है क्या? तो करंट की यूनिट क्या होगी? करंट की यूनिट होगी एम्पियर। करंट को मापने के लिए किस यूनिट का यूज करेंगे? एम्पियर का यूज करेंगे। जैसे कि एम्पियर, एमीटर से ही एम्पियर निकला। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके ऊपर इसका नाम दिया गया करंट की यूनिट का। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन। ओम्स लॉ रिलेशनशिप देता है वो किस किस के बीच में देता है? तो इसके लिए आपको ओम्स लॉ का पता होना चाहिए। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ सेज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एक वायर के अंदर जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा उसके अंदर। ठीक है, वहीं अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट टर्म लिखेंगे तो लिखा जाता है R। ओम्स लॉ सेज V इज इक्वल टू आर आई। यहाँ से हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला आता है, वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू I। तो ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताएगा? करंट एंड
पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो दैट्स राइट आंसर इज डी, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट इज सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, रो ग्रेप्स एटसेट्रा हैव अ सोर टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एसिड। अगर हम किसी भी खट्टे फ्रूट की बात करें तो उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, जैसे कि आम, नींबू या संतरे, इन सब के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो इनके अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बेसिकली खट्टी चीजों के अंदर पाया जाता है, जैसे कि नींबू के अंदर, संतरे के अंदर, इन सब के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट इज टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। टमाटर से हमें कौन सा एसिड मिलता है? तो टमाटर से हमें मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन से हमें सोर्स से प्राप्त होगा, कौन से सोर्स से हमें मिलेगा? वो हमें टमाटर से मिलेगा, टोमेटो से। नेक्स्ट इज Na2CO3 इंटू 10H2O इज। सोडियम कार्बोनेट क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट क्या होगा? वॉशिंग सोडा। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन से मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाना चाहती हूँ, तो आप देखिए, अगर यहाँ पे आपको दिया जाए Na2CO3, सिर्फ आपको Na2CO3 दिया जाए और 10H2O ना दिया जाए, तो Na2CO3 किसका फॉर्मूला होगा? अगर आपको ये चारों ऑप्शन दिए जाए ना एग्जाम में, अगर आपको Na2CO3 पूछा जाए और यही चारों ऑप्शन दिए जाए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वहां पे आपका राइट आंसर होगा वॉशिंग सोडा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन के अंदर एक नाम और दिया जाए, दैट इज सोडा ऐश। अगर आपको एक नाम और दिया जाए एग्जाम के अंदर, दैट इज सोडा ऐश, तो आपको इसी पे क्लिक करना है, क्योंकि Na2CO3 ये क्या होता है? ये होता है सोडा ऐश। इसके अंदर जब हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलाते हैं, इसके अंदर जब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलाए जाते हैं, तब वो क्या बनता है? हमारा वॉशिंग सोडा, यानी कि धावन सोडा, जो घरों में कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है ना वॉशिंग सोडा, वो वाला वॉशिंग सोडा। इसके अंदर जब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलाए जाएंगे तब ये बनेगा वॉशिंग सोडा, अदरवाइज हम इसको क्या बोलेंगे? सोडा ऐश। अगर आपको एग्जाम के अंदर सोडा ऐश ऑप्शन में नहीं दिया जाए, तो तब आप वहां पे वॉशिंग सोडा पे क्लिक कर सकते हैं, बट अदरवाइज इसका राइट आंसर होगा सोडा ऐश। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं और वीडियोस की डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। मैं आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके गाइज, और अगर आपको ये वीडियोस मतलब अगर आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस चाहिए, आपको इंग्लिश में अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगली बार जब मैं वीडियो लेके आऊंगी तो मैं क्वेश्चंस हिंदी में भी ले आऊंगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो।